नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इस सेंस में मचा हुआ है कि कुछ लोग इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है। पुलिस की कस्टडी में 2 बदमाशों को मार दिया गया और इससे लेफ्ट लिबरल मीडिया, विपक्षी दल सभी बड़े दुखी हैं कि आखिरकार 2 बदमाश क्यों मार दिए गए इस तरीके से। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। दुनिया भर में हम लोग एक वीडियो में जिक्र भी कर चुके हैं कि दुनिया भर में कंट्रीज में ऐसा होता रहा है। सिक्योरिटी में, अदालतों के भीतर, बहुत जगह इवन जेल में भी क्रिमिनल्स मारे जाते रहे हैं। क्रिमिनल मारा जाता है तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन नुकसान कब होता है? नुकसान तब होता है जब इन क्रिमिनल्स को राजनीतिक शेल्टर मिलता है। ये सफेद पोश बनकर कुर्सियों पर बैठते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपने धंधे फैलाते हैं, अपना नेटवर्क फैलाते हैं, काला धन जमा करते हैं। इस उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले 30-40 सालों में जो हुई है उसके लिए काफी हद तक इसके लिए हमारे राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इन लोगों को क्राइम की दुनिया से निकालकर राजनीति की दुनिया में लाया, इन्हें टिकट दिया, इन्हें विधायक बनवाया, सांसद बनवाया। इस देश के जो सम्मानित भवन है हमारा संसद भवन, उसके भीतर बैठने की सहूलियत दी। तो आज इस मुद्दे पर हम एक चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अतीक अहमद तो इसका मुझे लगता है कि क्या कहना चाहिए कि फुल स्टॉप पॉइंट है कि शायद इसके बाद ये नेक्सस खत्म हो जो राजनीति का और अपराधियों का रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नरेश सिंह को। एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं और बहुत सारे विषयों पर शोध कर चुके हैं, देश विदेश में घूमे हुए हैं। और सोरोस जीवियों को लेकर हमने एक सीरीज चलाई थी, उसमें कुछ इंटरव्यूज हमने नरेश जी के किए थे। नरेश जी, स्वागत है आपका। हर्ष जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं माफी चाहूंगा, काफी दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। और आज का जो विषय, जैसा कि आपने बताया कि हाल ही में पिछले कुछ दिनों में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में। एक तो जो माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद था, उसका लड़का असद, उसका एनकाउंटर हुआ झांसी के पास। और उसके अगले दिन अतीक और उसके भाई अशरफ अशरफ दोनों का पुलिस की कस्टडी में 3 बदमाशों ने एनकाउंटर किया। और एनकाउंटर नहीं बोलेंगे, हत्या करी। और वो शूट आउट ऐसा था हर्ष जी की हमने सिर्फ फिल्मों में ऐसा देखा था। और बाद में जो हथियार मिले और जिस तरह की पिक्चर आई मीडिया के माध्यम से उनको कत्ल करने की, हत्या करने की, वो ऐसा था कि ये बहुत प्रोफेशनल और मंजे हुए बदमाश हैं। और ये खाली अपने से नहीं चले आए, बल्कि इनके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कोई बड़ा एक षड्यंत्र है, जो पुलिस की कस्टडी में इन इन दोनों बदमाशों को मारा गया। न केवल मारा गया, बल्कि एक सामाजिक वैमनस्य फैलाने के लिए उन्होंने नारे भी लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम किया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इसमें माफिया का, अतीक अहमद के जिससे गैंगस्टर रिलेशनशिप्स हैं, संबंध हैं, या इसका विदेशी, जिस तरह के विदेशी हथियार मिले उसमें उन तीनों के पास, तो इससे कहीं ना कहीं संबंध जुड़ता है कि कहीं इसमें पाकिस्तान और आईएसआई या दूसरे दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम, इन सब का तो हाथ नहीं है, जैसे कि चर्चा चल रही है। या स्थानीय व्यापारी या दूसरे भूमाफिया जो है स्थानीय उत्तर प्रदेश के, उनका तो हाथ नहीं है। खैर, ये तो जांच का विषय है और जांच होगी। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम से, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ अपराध पे पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हर्ष जी, मैं आपको बताऊं, 1975 से लेके अब तक 2023 तक, पिछले 48 सालों में
पहली बार एक मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल करके दूसरी बार शासन कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी की दो बहुत बड़ी पॉलिसी है। एक पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम एंड क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण का पूरा खत्म करना है अपराधों को और अपराधियों को। और दूसरी पॉलिसी यह है कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश का एक अहम योगदान रहना चाहिए। जैसे कि हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए और आने वाले समय में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन यह है कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे और $3 ट्रिलियन से हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे जीडीपी करंट प्राइस पे। उसमें विचार ये है कि $5 ट्रिलियन में US डॉलर में $1 ट्रिलियन US का योगदान जो होगा इकोनॉमी का, वो उत्तर प्रदेश का होगा, यानी कि 20% आने वाले 4 साल में। उस दिशा में बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स में चल रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में चल रहे हैं, सोलर एनर्जी में चल रहे हैं, और बहुत सारे उद्योग धंधों की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो रही है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हम क्योंकि G20 देशों की मेजबानी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जहां मैं अभी अस्थायी रूप से रहने लगा, आपने देखा होगा कि 2-3 मीटिंग हो चुकी भोपाल और इंदौर में G20 देशों के जो हमारे मेहमान हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस चीज को लेकर बड़ा झटका लगा और हमारी उत्तर प्रदेश की छवि भी खराब करी इन लोगों ने, अपराधियों ने, और इसकी विकास की गति भी बाधित होगी। तो इन सब पे जो है एक तरह से ये ऑल ऑफ सडन एक दिन में नहीं हुआ कि ये ऐसा हो गया, बल्कि जैसा मैं बता रहा था पिछले 47 वर्षों का इतिहास है। 1975 से लेकर के 2023 तक का इतिहास है कि कैसे कैसे धीरे धीरे अपराधीकरण को बढ़ावा दिया, अपराधियों को बढ़ावा दिया, और फिर इन अपराधियों को राजनीति में सहभागिता दी, इनको नकाबपोश से सफेद पोश बनाया। और इसमें सबसे पहली भूमिका जो रही वो कांग्रेस की रही। उसके बाद जो है बहुत बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की रही और कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी की भी रही। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक कहावत है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, जैसे कर्म करेगा बंदा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्मा की एक थ्योरी हमारे यहाँ है। आज कांग्रेस का इसी वजह से नामो निशान नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। और आज जो है इतना बड़ा ये जो फसल बोई कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी ने, आज योगी जी को ये फसल काटनी पड़ रही नहीं, है। आपने, मैं आपको रोकना चाहूंगा नरेश जी। आपने बताया जी कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, फिर बसपा। आप उदाहरण दे के बताएं कांग्रेस का, और इस तरीके से बताएं जी, हमें। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर 1975 से 1985 तक हम्म 10 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का शासन गवर्नेंस देखें हम्म तो इसमें 10 वर्ष में हर्ष जी 8 बार मुख्यमंत्री बदले गए और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, हम्म यानी कि 11 बार सत्ता का परिवर्तन हुआ 10 साल में। तो सत्ता का जो एक्सिक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है या कार्यवाही है, वो 1 साल से भी औसत कम रही। 11 बार सत्ता परिवर्तन हुआ, साल हुए 10। और कमाल की बात ये, इन 8 मुख्यमंत्रियों में 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, सिर्फ 2 मुख्यमंत्री जनता पार्टी के थे। और जैसे 1975 से और 1980 का जो समय था पूरे भारत में, वो राजनीतिक अस्थिरता का समय था। पहले तो इमरजेंसी लगी 1975 से 77 तक, और फिर 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो वो भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाई, और आपसी मतभेदों के कारण
अंतर विरोधों के कारण वो 1980 में खत्म हो गया शासन उनका। तो ये जो 5 साल का समय था 1975 से 80 का, इसमें जो राजनीति में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, 543 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश की है, लगभग 15% सीटें पूरे भारत की। और उत्तर प्रदेश पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करता है। कौन प्रधानमंत्री होगा, राज्यसभा में कौन कैसे मेंबर जाएंगे, राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो इन 5 सालों में अपराधियों को, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता थी पूरे देश में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा राजनीतिक स्थिरता थी, क्योंकि पूरा इंदिरा गांधी जी का केस वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। तो इससे क्या हुआ कि अपराधियों को पनपने का मौका मिल गया 1980 के शुरुआत में उत्तर उन्हें लगा कि प्रदेश में। मतलब ऊपर सिस्टम तो सब हिला हुआ है, कुछ फिक्स है नहीं, आज कोई मुख्यमंत्री कल कोई है, तो अपना सब लग जाओ, हाँ, शुरू हो और जाओ। करीब करीब हर शहर में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मेरठ काफी बदनाम हो गया था 1980 के शुरुआत में। हम्म। इसी तरह से इलाहाबाद और आपका वाराणसी और ये प्रतापगढ़ वगैरह, ये सब भी बदनाम हो गए थे। हम्म। इसके साथ साथ कांग्रेस ने क्या किया हर्ष जी, कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे 1980 के शुरुआत में बहुत ज्यादा बढ़ गए उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद वगैरह में बहुत बड़े बड़े दंगे हुए। हाँ, मैंने जुलाई 1984 में मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ में एडमिशन लिया, एमए में। और 1984 से लेकर के 1990 तक मैंने लगातार दंगे देखे। 2-2, ढाई-ढाई महीने हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हाउस अरेस्ट रहते थे, कर्फ्यू में। ये यहाँ तक कि ये मलियाना का कांड और दूसरे दंगे मेरे सामने हुए, और उसी दौरान अलीगढ़ कानपुर सब जगह दंगे हो रहे थे। कमाल की बात यह कि वहां उस समय ना कोई समाजवादी पार्टी थी, ना कोई बहुजन समाज पार्टी थी, ना कोई भारतीय जनता पार्टी थी। सही बात है। जो शासन था वो कांग्रेस का था। हम्म। तो कांग्रेस जो है वो हिंदू और मुस्लिम को लड़ा रही थी, और अपना सत्ता में अपनी भागीदारी निश्चित कर रही थी। हम्म। जैसा मैंने कर्मा की थ्योरी बताई आपको, हम्म। हुआ ये कि जो नारायण दत्त तिवारी थे, हम्म। 1989 में ये कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, और इन्होंने आखिरी कील कांग्रेस की सत्ता में ठोक दी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कांग्रेस नहीं आई बिल्कुल भी, और यहां तक कि राहुल गांधी को भी अपनी सीट छोड़नी पड़ी, हारनी पड़ी बेसिकली। नारायण दत्त तो तिवारी के ये बारे में भी ये कांग्रेस मशहूर की, था कि नारायण दत्त तिवारी जो थे, इनके कुछ चेले चांटे थे, बहुत क्रिमिनल्स को बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। इवन इनके कुछ विधायक थे, जो विधायक जिला स्तर पर, जिन्होंने बड़े बड़े बदमाशों को शेल्टर दी हुई थी, वसूली जी करते थे, रंगदारी मांगते थे। जी। अब हुआ ये हर्ष जी की 1989 से लेकर के 2017 का जो समय था, इसमें भी बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिकल स्थिरता नहीं रही पूरे प्रदेश में। और इसमें 13 बार मुख्यमंत्री बदले गए, 32 वर्ष में 13 बार मुख्यमंत्री बदले गए, और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। यानी कि 32 वर्ष में सत्ता का परिवर्तन 16 बार हुआ। तो औसत जो है वो 2 साल का दो है। 2 साल का है। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जो बने वो 3 बार मुलायम सिंह जी बने और मायावती जी बने। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के भी बनते रहे। तो मुलायम सिंह जी ने एक प्रयोग करा, और वो ये प्रयोग था उनका कि यदि वो मुस्लिम समुदाय को साध लें, और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अपने समाज को, अपनी सब जातीय यादव को साध लें, तो उन्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक MY समीकरण बनाया, मुस्लिम यादव समीकरण, और उसके बलबूते पे वो सत्ता में आते रहे। अब उसके बलबूते पे उनको जो भी करना पड़ा वो किया उन्होंने। रामपुर में तिराया पे वहां बलात्कार हुआ जब उत्तराखंड अलग हो रहा था। कार सेवकों अयोध्या की में गोलियां चलवाई। अयोध्या में कार सेवकों पे गोलियां चलवाई।
हम्म। और इन्होंने खुली छूट दे रखी थी पूरा। जिस समय मुलायम सिंह की सरकार होती थी, तो ये देख लो छोटे छोटे शहरों में, जैसे कि देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, खतौली, बुढ़ाना, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, हम्म। एक सज्जन व्यक्ति का सड़क पे चलना, सामान खरीदना मुश्किल था। हम्म। इतनी गुंडागर्दी और दादागिरी इन दो समुदायों की होती थी जो सत्ता में जुड़े हुए थे मुलायम सिंह जी के साथ। हम्म। यहां तक कि अच्छा, फिर अखिलेश जी की सरकार आई। नहीं, बीच में अखिलेश जी के मायावती, शासन मायावती में रह गई बीच में, वही मायावती की भी मॉडल। आई। जी मायावती सर। की भी तो आई, मायावती को भूल गए आप। मायावती जी की आई, लेकिन मायावती जी ने खाली एक जाति विशेष को, अपनी स्वजातीय व्यक्तियों को बढ़ावा दिया, और ये उसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब लोग तो मायावती की पार्टियों में भी खूब रहे हैं। नहीं नहीं, अतीक अहमद के एंटी बेसिकली मुख्तार अंसारी को मायावती जी ने खड़ा किया था। हम्म। हुआ ये कि अतीक अहमद, जो लखनऊ में कांड हुआ था मायावती जी के ऊपर हमले का, गेस्ट हाउस कांड, उसमें अतीक अहमद की भी मौजूदगी वहां पे बताई जाती थी। तो इसके अगेंस्ट में मुख्तार अंसारी को प्रमोट किया मायावती जी ने। हम्म। और जैसे 5 बार विधायक बने अतीक, ऐसे ही 5 बार मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक बने। उसमें एक बार इनकी मायावती से कुछ अनबन रही, तो इन्होंने अपनी कौमी आजाद पार्टी अलग बना ली थी। नहीं तो ये बहुजन समाज पार्टी में बेसिकली अतीक अहमद का काउंटर पार्ट बनाए थे मायावती जी ने। तो इस तरह से पूरी जो अपराध है और अपराधीकरण जो है, उस वो फलता फूलता रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। और मुलायम सिंह जी तो इस हद तक गए, उन्होंने एक जाति विशेष को चिढ़ाने के लिए फूलन देवी को उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा। वो वो कैसे? चाहते तो निषाद समाज के दूसरे लोगों को भी, अच्छे नेता हैं उनको भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से फूलन देवी को भेजा। नहीं, अब इसमें जैसे चिढ़ाने वाली अखिलेश बात कहाँ से आई? चिढ़ाने वाली बात है जी। समझा नहीं मैं। चिढ़ा, आपने कहा ना एक जाति विशेष को चिढ़ाने के लिए, वो नहीं समझा मैं क्या। हाँ, ये एक्चुअली फूलन देवी ने जो किया था, बहमई कांड जो हुआ था, वो राजपूत जाति के परिवारों का मर्डर हुआ था, हाँ, ठाकुरों को मारा था। हम्म। ठाकुरों का। और उनका आरोप ये था कि जो दो उस टाइम के प्रसिद्ध डाकू थे यूपी और मध्य प्रदेश के, लाला राम और श्री राम, हम्म। फूलन देवी का आरोप यह था कि भाई उन्होंने उसके साथ ज्यादती करी, बलात्कार किया, उत्पीड़न किया, हम्म। और वो उस गांव में शरण लेते थे। हम्म। लेकिन उस गांव में करीब बहुत सारे लोग मारे गए थे, युवा थे उस टाइम, जो उनकी विधवाएं आज भी जिंदा हैं। वो कहते हैं हम जो है एक तरह से बलि का बकरा बने। हम्म। तो ये सब चीजें अखिलेश ने जारी रखी। अब नहीं, मैं एक ये दूसरा नहीं समझा। उदाहरण। नहीं नहीं नरेश जी, मैं ये नहीं समझा। आपने कहा ना एक जाति विशेष को चिढ़ाने के लिए, तो ये हाँ, किस जाति को चिढ़ाने के लिए, कि मतलब ठाकुरों को चिढ़ाने के लिए? ठाकरों को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह पूरी तरह से आश्वस्त थे शुरू से, हम्म। राजनीति में जिस दिन से आए, कि उनको राजपूतों का एक भी वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। ये बड़ी सोचनीय बात है। हम्म। देखो, जाति और धर्म दो वास्तविक विशेषताएं हैं भारतीय समाज की, और इनको हम मिटा नहीं सकते चाह करके भी। हम्म। लेकिन इनके आधार पर आपस में वैमनस्य फैलाना, वो बहुत गलत है। चौधरी चरण सिंह जी ने एक कंसेप्ट दिया था अजगर का, हम्म। अहीर, जाट, गुजर और राजपूत। हाँ। उनको उन्होंने कहा था कि आप चारों इकट्ठे हो गए, तभी भूमि में जो किसान है, मजदूर है, खेत में काम कर रहा है, उसका विकास होगा। आप अलग अलग मेरे पास में आओगे, तो मैं आपकी ना तो कोई सहायता कर पाऊंगा, ना कोई आंदोलन खड़ा कर पाऊंगा। हम्म। तो ये सोच चौधरी चरण सिंह की थी। अब अखिलेश जी की बात पे आते हैं हम। अखिलेश जी ने अपने पिताजी से 2 कदम आगे निकले, और इन्होंने उस चीज को इतना बढ़ावा दिया कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते ही नहीं थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामलों पे ध्यान नहीं देते थे।
और ये बोलते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाई मैंने आजम खान को बना रखा। हम्म। उसी दौरान क्या हुई कि मुजफ्फरनगर जिले में कुछ बच्चियों के साथ घटना हो गई छेड़छाड़ की। और वो बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती थी डेली उस गांव से निकल के, दूसरे समुदाय के गांव से। उनके साथ डेली छेड़छाड़ होती थी। अब उनके भाई जो है उसकी शिकायत करने उस गांव में आए, तो उनके पास उनके साथ मारपीट हुई, फिर उनकी हत्या हो गई। और उससे जो है पूरा हिंदू और मुस्लिम, और उसमें बड़े लेवल पे मुकदमे आजम खान साहब ने जो है हिंदुओं के खिलाफ कर दिए। तो उससे पूरा मुजफ्फरनगर उबल उठा सांप्रदायिक दंगों में, और हिंदू मुस्लिम बड़ा लेवल पे दंगे भी हुए। और कुछ और भी पीड़ाएं, विस्थापन वगैरह भी हुए, और जेल में भी बहुत सारे लोग गए। ये अखिलेश जी का कारनामा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, ये आज के पैदा हुए नहीं है। इनका इतिहास 42 साल पुराना है। और ये जो फसल पकाई समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस ने, अब मोदी जी को ये काट वो योगी जी को ये काटनी पड़ रही है। अब आप हर्ष जी जैसा कि जानते हैं, किसी भी बुराई को अच्छाई को तो खत्म, अच्छाई एक दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन बुराई को खत्म करने में बहुत समय लगता है। एक आरोप योगी जी पे ये लगाते हैं दूसरे समुदाय के, मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के नेता ओवैसी हो गए उसमें, और कुछ मीडिया बंधु हो गए, और अपनी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी हो गई, कि साहब एक मुस्लिम समुदाय के प्रति विद्वेष की भावना से कर रहे हैं योगी जी ये काम। मैं हर्ष जी आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 61 गैंगस्टर्स की, 61 गैंगस्टर्स की एक सूची बना रखी। और वो सूची सहारनपुर से शुरू होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल और जी पूरा अपना बनारस, सब जगह कोई जिला या कुछ ऐसा नहीं छूटा हुआ उसमें जिसमें उस लिस्ट में उसमें गैंगस्टर नहीं है। और कमाल की बात यह कि ज्यादातर लोग जो है गैंगस्टर उसमें हिंदू समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से इक्के दुक्के हैं। और दूसरा फैक्ट यह है कि उनमें से ज्यादातर जो है वो आज सलाखों के पीछे हैं। बहुत सारे उन पे केस लगे हुए हैं, कोई उम्र कैद की सजा काट रहा है, कोई किसी का केस ट्रायल में है, और सब रहम की भीख मांग रहे हैं। अब क्योंकि ये एक पूरी घटना उस का सूची एक के बारे साइड, में बताएं आप, हम सूची बताएं अगर आपके पास हो तो। इस सूची में 61 व्यक्तियों के नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई अच्छा। भी देख सकता है। हम्म। और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हम्म। और इसमें नाम तो मुझे सबके याद नहीं है, लेकिन 61 नाम मैंने जो सरसरी तौर पे देखे, उसमें का मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताया। हम्म। अब सवाल ये है कि ये जो अखिलेश, अभी अखिलेश तड़फड़ाया हुआ है बहुत ज्यादा। उसको ऐसा लग रहा है कि अभी गाइड करने के लिए मुलायम सिंह यादव भी नहीं है उनको, हम्म। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का लंबा राजनीतिक अनुभव था, वो उठापटक कर लेते थे हम्म। राजनीति में। और अखिलेश को यह लग रहा है कि सत्ता उसके पास दूर दूर तक नहीं है, अगले तीसरा टर्म भी योगी जी का होगा। हम्म। तो अखिलेश जी का ऐसा एटीट्यूड है कि चोर को कह रहा है चोरी करके ला, और सिपाही को कह रहा है पकड़ करके ला। हम्म। और उस दिन जैसे ही ये इलाहाबाद में इन्होंने ये शूट आउट किया था इलाहाबाद में, इनका अतीक अहमद के लड़के ने और उसके बाकी साथियों ने, तो अखिलेश जी संसद में विधानसभा में चिल्लाए योगी जी पे। लेकिन अखिलेश जी को यह नहीं पता था कि कई बार सरस्वती मुंह पे बैठती है व्यक्ति के 24 घंटे में। और उस दिन योगी जी के मुंह से निकल गया कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, और आज वो सबते ही मिट्टी में मिल गए। तो उस समय अखिलेश जी कह रहे थे कि ये क्या कर रही शासन
वहां इलाहाबाद में शूट आउट हो गया। और जब इनका एनकाउंटर हुआ, जब उमेश पाल की हत्या हुई उसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर, हम्म। और जब ये एनकाउंटर हुआ असद के लड़के का, हम्म। तो रामगोपाल यादव जी और अखिलेश जी, चाचा भतीजे, ये फिर परेशान। दोनों कहने लगे हमें तो पहले ही पता था ये मारे जाएंगे एनकाउंटर में, और अभी तो बाकी 4 लड़के और बचे हुए हैं, वे भी मारे जाएंगे, और इनका सबका एनकाउंटर होगा जैसे अतीक का और अशरफ का हुआ। क्या अखिलेश ने और राम गोपाल जी ने एक बार ये कहा, भाई आप भागे भागे फिर रहे हो, शासन के सामने किसी सबको झुकना पड़ता है, आप भागे भागे फिर रहे हो, आप सरेंडर कर दो, हम्म। आप एनकाउंटर से बच जाओगे, और बाकी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो होगी। वो तो एक बार नहीं कहा अखिलेश ने, रामगोपाल वर्मा जी ने। हम्म। इसका मतलब वो चाहते थे कि ऐसा कुछ घटे अतीक की फैमिली के साथ, जिससे ये मर जाए तो मर जाए, कोई फर्क नहीं, मुस्लिम समुदाय का सहानुभूति हमारे साथ हो जाए, उनकी वोट हमें मिल जाए। ओवैसी जी का भी यही है, ओवैसी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये इनको मार दिया, गलत किया। क्या एक अपराधी का एनकाउंटर करना जवाब में, वो गलत है? और रही इनके मारने मरने की बात, हत्या की बात इनकी, जिस तरह से वो लड़के 3 आए और उन्होंने 1 मिनट से भी कम में सब कुछ काम तमाम कर दिया, वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ, ये ऑल ऑफ सडन रैंडमली नहीं हो सकता हर्ष जी। तो मेरा कहना यह है कि आज उत्तर प्रदेश में विकास के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे योगी जी, और प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग है केंद्र से, और ऊपर से ये इस तरह का जाति विद्वेष, सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं लोग, बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं। 2024 तक पता नहीं है क्या क्या टूल किट तैयार करेंगे, क्या क्या होगा। ये सब चीज जो है आज उत्तर प्रदेश के मामले में चिंता का विषय है। हम्म। तो अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो इन सब जी चिंताओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं? हाँ, लेकिन सब चिंताओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये सोचिए हर्ष जी, आप योगी आदित्यनाथ जी की जगह होते, आपके ऊपर भी कितना मानसिक प्रेशर होता। हम्म। एक तरफ सब जगह आपकी आलोचनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ आपके सामने विकास का एजेंडा है, G20 देशों के मेहमान आपके यहाँ आए हुए हैं। हम उनको काशी कॉरिडोर दिखा सकते थे, लखनऊ दिखा सकते थे, इलाहाबाद दिखा सकते थे, लेकिन आज प्रदेश जो है दूसरे कारणों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हम्म। तो योगी आदित्यनाथ जी के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो इन चुनौतियों का सामना अच्छे से करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास ये भी है कि जैसे राहुल गांधी का कैरियर खत्म हो चुका, राजनीतिक कैरियर राहुल गांधी जी का खत्म है, इस बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का भी पार्टी और कैरियर मायावती जी का खत्म हो चुका। वो तो बहुत कई साल मुझे से खत्म हो पूरा गया। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी ने अपना राजनीतिक कैरियर अपनी इन अपरिपक्व हरकतों की वजह से, बयानों की वजह से जो है, इन्होंने ये खत्म करने के कगार पे है। हम्म। इसमें थोड़ा सा हर्ष जी एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, यदि समय परमिट करे, हम्म। कि मीडिया का भी बहुत निगेटिव रोल है। हम्म। जो मीडिया को आप खासतौर से बहुत गरियाते हो। हाँ, मीडिया को मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा आज, बल्कि लूंगा एक व्यक्ति का नाम हर्ष जी में। हम्म। आप ये देखिए कि मीडिया अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। एक तो जिनकी सुख सुविधाएं मोदी और योगी राज में खत्म हो गई मीडिया की, वो तड़फड़ाए हुए हैं। वो सब आप जैसे राष्ट्रवादी मीडिया है, उनको गोदी गोदी मीडिया बोलते हैं।
और खुद को बोलते हैं विरोधी मीडिया। हम्म, ये इनको ये समझ में नहीं आता कि देश के हित में क्या है। आज उनकी हवाई जहाज की और हेलीकॉप्टर्स की यात्राएं खत्म हो गई, उनके भत्ते खत्म हो गए, सरकारी सुविधा जो लग्जरी होती थी, सुविधाएं होती थी रहने खाने की, वो खत्म हो गई। आज वो अपनी सुविधाओं की वजह से देश को की बलि चढ़ाना चाह रहे। एक बहुत पुराने पत्रकार है आज तक के, उनका नाम है शम्स ताहिर खान। हम्म, अब से पहले मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, और मुझे ये लगता था कि यार इस व्यक्ति ने अपनी अपना जीवन जो है, पूरा कैरियर जो है, वो क्रिमिनल जर्नलिज्म में, इन्वेस्टिगेशन हाँ, जर्नलिज्म में वो क्राइम बिता दिया, रिपोर्टर शम्स ताहिर खान क्राइम क्राइम रिपोर्टर रिपोर्टर। के तौर पे। हम्म, लेकिन जब अतीक के लड़के असद का एनकाउंटर हुआ सॉरी, तो उनके बयान ऐसे थे, हर्ष जी, जैसे कि मुझे ये बात कहनी ना चाहिए उनके सगे भाई का एनकाउंटर हुआ हो। क्या कहा और उन्होंने? वो उन्होंने जानबूझ के अपने सब साथी पत्रकारों से, अब जो स्थानीय पत्रकार होते हैं, हाँ अच्छा बताओ आप, ये मोटरसाइकिल में गोली क्यों नहीं लगी, ये कैसे गिर गई मोटरसाइकिल एकदम यहाँ पे, हम्म, और पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी, हम्म, ये सब। और वो ऐसा उन्होंने एक इमेच्योर बयान दिया, जैसे कि वो अपराध शास्त्र और आपराधिक जर्नलिज्म के सर्वे सर्वा हो, मालिक हो पूरे भारत के। नहीं, ये तो वो मानते ही हैं कि उन्होंने एक आपराधिक स्टेट, अपराध जर्नलिस्ट क्राइम रिपोर्टिंग के अपने आप को वो नंबर वन रिपोर्टर मानते हैं वो देश का, इसमें हाँ अब मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा, हर्ष जी। हम्म, उन्होंने कहा मैंने एक उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी को फोन किया, जब अतीक को सब जेल, अहमदाबाद जेल से इधर लेके आया जा रहा था, हम्म, और मैंने कहा मैं सोऊं या जागूं। स्टेटमेंट देखिए उनका, हम्म, अधिकारी से शम्स ताहिर खान ने कहा मैं आज रात सोऊं या जागूं। अधिकारी ने कहा कि नहीं आप आराम से सो जाइए, कुछ नहीं होने वाला। हम्म, इससे वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि भाई जो भी गाड़ी पलटती है उसका मुझे पहले ही पता लग जाता है। हाँ, अधिकारी बता देते हैं मुझे। अधिकारी बता देते हैं ये एनकाउंटर भी फर्जी है, इसका मुझे पता है पहले से ये फर्जी है। हम्म, तो इतना आपके कहने का मतलब अपरिपक्व, ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। पूर्वाग्रह से ग्रस्त, पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद, धारा 144 लगी हुई, मामला बहुत संवेदनशील है, हम्म, उनको दफनाया भी जाना है जिनका एनकाउंटर और जिनकी हत्या हुई है। हम्म, और एक वर्ग विशेष में जो उनके समर्थक है उनमें रोष भी है, हम्म, प्रदेश में कानून और व्यवस्था ना बिगड़ जाए, हम्म, वो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात थी। हम्म, और आप टेलीविजन पे इस तरह के बयान दे रहे हैं, हम्म। तो ये एक गैर मीडिया का, जिम्मेदार इसे कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग। हाँ एक ये मीडिया का रोल मुझे एक बड़ा नागवार गुजरा, हर्ष जी। मतलब मुझे कम से कम शम्स ताहिर खान जैसे इतने पुराने पत्रकार से ये उम्मीद नहीं थी। हम्म। तो अब दूसरे, आपको क्या नजर आ रहा है आगे, क्या इसमें अतीक अहमद के बाद ये योगी आदित्यनाथ का ये अभियान जारी रहेगा? अभी क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? देखो ये अभियान बिल्कुल जारी रहेगा, वो एक कदम भी क्या, एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। हम्म, उनकी ये प्रतिबद्धता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो गुंडागर्दी और बदमाशी करेगा हम्म, उसकी सजा या तो सलाखों के पीछे है, जेल के पीछे, हम्म। और ज्यादा वो करेंगे तो फिर नेचुरली एनकाउंटर भी होंगे। ये एक कदम भी योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वाले नहीं है। चलिए, आपकी और बातों से इस एक चीज तो ये स्पष्ट हो गई कि इस समय जो चीजें चल रही हैं उसमें योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। चुनौतीपूर्ण है, ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ये सब काम करना, आसान। क्योंकि आप अगर इस तरह के काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों के हित जुड़े हुए होते हैं, वो प्रभावित होते हैं।
जी बहुत से इन लोगों के तो नेटवर्क में बहुत सारे जैसे अतीक का खात्मा हुआ, जो ईडी इसमें मामले में जांच कर रही है, उसमें जी इलाहाबाद के, प्रयागराज के आसपास के जो पुराने बिल्डर्स, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के नाम सामने आने लगे हैं, और वो कोई भी मुसलमान नहीं, बिल्कुल। हिंदू हैं, हाँ, इन सबके नाम आने इसमें लगे हैं सामने। तो ये इसमें सर बहुत पार्ट। बड़ा जी खुलासा मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में होगा। और आप कोई और विशेष जानकारी, उस समय हमारे पास बहुत कम है, आप कोई विशेष इसमें जानकारी है तो जल्दी पाकिस्तान से बताइए। हथियारों की सप्लाई का मामला भी सामने आ सकता जी है। जी, वो तो पहले से ही है कि और ये हथियार इनके हाँ, बाहर से आए इसमें थे। खालिस्तान का एंगल भी सामने आ सकता है। हम्म, दूसरी बड़ी बात यह है कि योगी जी को जो लोग अफवाहें फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, हम्म, जो अपने को विरोधी मीडिया बोलते हैं कि भाई नहीं ये होगा वो होगा, हम्म, योगी जी को केंद्र सरकार का, होम मिनिस्ट्री का, अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है। वो उनके उन सहयोग के बिना तो संभव ही नहीं है। उनके सहयोग के बिना योगी जी अकेले इतना बड़ा कदम प्रदेश लेवल पे नहीं उठा पाएंगे। हम्म। दोनों जगह, प्रदेश में, केंद्र में, देखिए ये परिवर्तन। देखिए, आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जी योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले जी इस प्रदेश में जो भी सरकारें रही, केंद्र में कोई और सरकार रही, यहाँ पे किसी और की सरकार रही, ये भी एक बहुत बड़ा हाँ फैक्टर जी है। जी उसमें उसमें क्या होता है कि जो राज्य स्तर की जो सरकारें होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, वो मनमानी जी करने लगते हैं। जैसे कि जी मायावती, अखिलेश यादव, या फिर उससे पहले मुलायम सिंह यादव, इन सब लोगों ने मनमानी की, और चूंकि केंद्र की सरकारों को इनके सपोर्ट की जरूरत होती थी, यूपीए की सरकार को जी मुलायम सिंह के समर्थन की जरूरत पड़ी एक समय, तो वो लोग हम्म, इनसे झुकते थे, और वो समझ लेते थे कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो जी स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार अपने आप में निपटाए। लेकिन अब जी सोच जी दूसरी है। अब नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि मुझे अगर यहाँ से 80 लोकसभा सीटें जीतनी है, तो हम्म, मुझे योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देना होगा, उनको जो काम उन्हें करना है वो उन्हें करने की पूरी आज़ादी देनी होगी, तभी ये जी संभव हो पाएगा। हम्म, तो नरेश जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, आप अपना अपडेट्स और तैयार करके रखिए, और हाँ। अन्य अगली बार हम किसी और मुद्दे पर भी आपसे चर्चा करेंगे। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और मैं आपसे बहुत, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ। एक बार मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह की स्वस्थ पत्रकारिता नैतिक मानदंडों के आधार पर आप करते आ रहे पिछले 2 ढाई दशकों से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हर्ष जी। चलिए, तो मैं धन्यवाद। आपके सामने साथ में जुड़ा रहूंगा। बस थोड़ा समय की प्रतिबद्धता कई बार होती है, क्योंकि मैं अनेक जगह काम करता रहता हूँ सलाहकार के तौर पे, अलग अलग सरकारों में और कोई बात नहीं, परियोजनाओं आप में। समय निकालते रहिए हमारे लिए। धन्यवाद। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।